ये बात है 13 अप्रैल 1984 की। सुबह 5:30 का वक्त था। कैप्टन संजय कुलकर्णी अपने सिपाहियों को लेकर चीता हेलीकॉप्टर पर बेस कैंप से रवाना हुए। उनके पीछे 2 और हेलीकॉप्टर्स ने भी परवाज भरी। दोपहर तक स्क्वाड्रन लीडर सरिंदर बेंस और रोहित राय ने इस तरह की मजीद 17 परवाजें की। कैप्टन संजय कुलकर्णी एक JCO और 27 इंडियन फौजियों के साथ सियाचिन में बिला फोडला के करीब हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे। आप सुन रहे हैं रेहान फजल की तहरीर, उबैद मलिक की जुबानी। नितिन गोखले अपनी किताब बियॉन्ड NG 9842 द सियाचिन सागा में लिखते हैं कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी ने उन्हें बताया कि सुबह 6 बजे हम में से 4 लोग चंद फीट की बुलंदी पर मंडलाते हुए 2 हेलीकॉप्टरों से नीचे कूदे थे। वो कहते हैं, मुझे याद है कि मैंने उससे पहले नीचे फैली हुई बर्फ की गहराई या कुव्वत बर्दाश्त देखने के लिए 25 किलो वजन की आटे की बोरी गिराई थी। इससे हमें अंदाजा हुआ कि वहाँ फैली बर्फ बहुत सख्त है। वो लिखते हैं कि वहाँ छलांग लगाने के बाद हमने वहाँ एक किस्म का हेलीपैड बनाया था ताकि हमारे बाद दूसरे हेलीकॉप्टर सिर्फ आधे मिनट के लिए वहाँ उतर सकें और फिर दूसरी परवाज पर रवाना हो जाएं। उस दिन की एक नाकाबिले फरामोश याद ये है कि हद नजर 0 से भी कम थी और दर्जा हरारत -30 डिग्री था। ये वो इलाका था जहाँ लड़ना तो दूर, सांस लेना भी अपने आप में एक बड़ा कारनामा है। बिला फोडला में हेलीकॉप्टर से उतरे जाने के 3 घंटे के अंदर ही रेडियो ऑपरेटर मंडल ज्यादा बुलंदी पर होने वाली बीमारी पल्मोनरी ओडिमा का शिकार हो गए। बिला फोडला में उतरने के फौरन बाद कुलकर्णी और उनकी टीम का बैरूनी दुनिया से राब्ता मुनक़ता हो गया, क्योंकि वो एक तबाहकुन बर्फानी तूफान की लपेट में आ चुके थे। सियाचिन की जंग पर सबसे दिलचस्प तबसरा ब्रोकिंग्स इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो स्टीफन कोहन ने किया है। उनका कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इस तनाज़े का मुआवजा 2 गंजे मर्दों की लड़ाई से किया जा सकता है जो कंघी के लिए लड़ रहे हैं। 75 किलोमीटर तवील और तकरीबन 23,000 फीट की बुलंदी पर तकरीबन 10,000 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ सियाचिन ग्लेशियर का खित्ता इस कदर नाकाबिले रसाई है कि सन 1972 तक इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने इसकी हद की वजाहत करने की जरूरत ही नहीं समझी। इंडिया का सर उस वक्त झुक गया जब 70 की दहाई में कुछ अमरीकी दस्तावेजात में NG 9842 के आगे कराकोरम रेंज के इलाके को पाकिस्तानी इलाका जाहिर किया जाने लगा। इंडिया को यह भी मालूम हुआ कि पाकिस्तानी मगरबी अमेरिका की कोपैमाई की टीमें भी इस इलाके में भेज रहे हैं ताकि इस इलाके पर अपना दावा मजबूत किया जा सके। सन 80 की दहाई में इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ के जासूसों को मालूम हुआ कि पाकिस्तान जर्मनी से ज्यादा ऊंचाई पर रहने के लिए खुसूसी कपड़े खरीद रहा है। रॉ के साबिक सरबराह विक्रम सूद उस वक्त श्रीनगर में तैनात थे। वो खुद 15 कोर के बादामी बाग हेडक्वार्टर गए और कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PN हून को पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सरगर्मियों से आगाह किया। उन्हें इस बात का ख्याल था कि पाकिस्तानी ये कपड़े पिकनिक के लिए तो नहीं खरीद रहे हैं। एयर वाइस मार्शल अर्जन सुब्रमण्यम अपनी किताब में लिखते हैं कि पाकिस्तान ने 1983 के मौसम सरमा में बिला फोडला को कंट्रोल करने के लिए मशीन गनों और मार्टरों से लैस अपने फौजियों का एक छोटा दस्ता भेजा था। ख्याल किया जाता है कि इंतहाई खराब मौसम और रसद की फराहमी में नाकामी की वजह से उन्हें वहां से वापस आना पड़ा। अर्जुन सुब्रमण्यम मजीद लिखते हैं कि जब इंडियन फौजी सियाचिन में उतर रहे थे तो पाकिस्तान के फौजी आमिर जनरल ज़ियाउल हक सियाचिन में रहने के लिए स्कर्दू में एक बटालियन बर्जल फोर्स को तरबियत दे रहे थे। मंसूबा ये था कि अप्रैल या मई में इसे वहां भेज दिया जाएगा, लेकिन इंडियन फौजी उनसे पहले वहां पहुंच गए। बर्जल फोर्स ने 25 अप्रैल सन 1984 को इंडियन फौजियों पर पहला हमला किया, लेकिन इंडियन फौजियों ने इसे नाकाम बना दिया। उस वक्त पाकिस्तान के साबिक फौजी सदर और आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ भी वहां तैनात थे। वो अपनी सवाने उम्री इन द लाइन ऑफ फायर में लिखते हैं कि हमने मशवरा दिया कि हम मार्च में वहां जाएं, लेकिन शुमाली इलाका जात के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने मेरे मशवरे की मुखालफत करते हुए कहा कि दुश्वार गुजार इलाका और खराब मौसम की वजह से हमारे सिपाही नहीं जा सकते। उनका मशवरा था कि हमें वहां 1 मई को जाना चाहिए। चूंकि वो कमांडर थे इसलिए उनकी बात मान ली गई। यहाँ हमसे गलती हुई। जब हम वहां पहुंचे तो वहां की बुलंदियों पर इंडियन पहले से ही काबिज थे। सियाचिन पर पोस्टें बनाने से ज्यादा मुश्किल वहां -30 से 40 डिग्री दर्जा हरारत में जिंदा रहना था। इससे भी ज्यादा मुश्किल हलाक शुदा फौजियों की लाशों को नीचे लाना था। 90 की दहाई में सोनम सेंडल पर एक गोरखा सिपाही की HAPI बीमारी से मौत हो गई।
उसकी लाश को हेलीकॉप्टर तक लाया गया ताकि इसे बेस कैंप तक भेजा जा सके, लेकिन पायलट कुछ जरूरी सामान ले जाने में मसरूफ थे, इसलिए उन्होंने कहा कि वो शाम तक ही लाश को उतार सकेंगे। नितिन गोखले अपनी किताब में लिखते हैं, जब शाम हुई तो पायलट ने कहा कि उनका ईंधन खत्म हो गया है, इसलिए वो अगले दिन लाश ले जाएंगे। अगले दिन कुछ और जरूरी काम आ गया। इस तरह लाश को उतारने का अमल मुसलसल 2 हफ्तों तक मुलतवी किया जाता रहा। हर रोज गोरखा अपने साथी की लाश हेलीपैड पर लाते थे, ताहम हेलीकॉप्टर में जगह न होने की वजह से वो इसे वापस ले जाते थे। अपने मुर्दा साथी की लाश को 20 दिन तक बंकर में रखने का असर ये हुआ कि उन्हें वहम होने लगा जैसे वो अभी भी जिंदा हो। यहाँ तक कि लाश का खाना अलग रखना शुरू कर दिया। जब अफसरान को इसका इल्म हुआ तो उन्होंने लाश को P1 यानी पहली तरजीह करार दिया और फिर इसे नीचे उतारा जा सका। लेफ्टिनेंट कर्नल सागर पटवर्धन अपनी यूनिट 6 जाट के साथ 1993 से 1994 में सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात थे। एक बार जब वो अपने खेमे से बाहर निकले तो वो ताज़ा पड़ी हुई बर्फ में कमर तक धंसते चले गए। पटवर्धन बताते हैं कि जब मैंने इस स्नो पीक से बाहर निकलने की कोशिश की तो मेरा ढीला बंधा हुआ जूता इस सुराख में फंस गया। मैंने बड़ी मुश्किल से उस जूते में पांव रखा और वो बर्फ से भर गया। अगरचे मैं अपने खेमे से सिर्फ 10 मीटर के फासले पर था, लेकिन वहां चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वहां हवा इतनी तेज चल रही थी कि मेरी आवाज वहां तक पहुंच ही नहीं सकती थी। वो मजीद बताते हैं कि बहरहाल मैंने किसी भी तरह फंसी हुई टांग को बाहर निकाला और गिरते पड़ते खेमे तक पहुंचा और मदद मांगी। मुझे फौरन स्लीपिंग बैग में डाल दिया गया और मुझे गर्म करने की कोशिश की गई। पहली तरजीह मेरे पाँव को बचाना था जो बर्फ से अकड़ चुका था। मेरे साथियों ने चूल्हा जलाकर बर्फ पिघलानी शुरू कर दी। मैंने अपने गीले मोजे उतार कर और अपने पैरों को जोर जोर से रगड़ना शुरू कर दिया। तकरीबन 3 घंटे के बाद मेरी हालत बेहतर हुई। सियाचिन में तैनात 2 बहार दस्ते के हवलदार राजीव कुमार ने नितिन गोखले को बताया कि वहां सबसे बड़ा मसला खाना पकाने का है। चावल पकाने के लिए प्रेशर कुकर की 21 सीटियां लगानी पड़ती हैं। अगरचे फौज की जानिब से हर सिपाही को हाई प्रोटीन वाली खुराक दी जाती है, लेकिन वहां कोई इसे नहीं खाता क्योंकि वहां भूख ही नहीं लगती। बहुत से फौजियों की जिल्द का रंग स्याह हो जाता है। वहां तैनात ज्यादातर फौजी नींद की कमी की शिकायत करते हैं। डॉक्टरों का ख्याल है कि नींद न आने की बड़ी वजह ऑक्सीजन की कमी है। सियाचिन में अब भी अमवात होती हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर अमवात अब हादसाती हैं। सियाचिन से वापसी के बाद फौजियों को सबसे ज्यादा वजन में कमी, जरूरत से ज्यादा नींद आना, चीजें भूल जाना और जिनसी कुव्वत में कमी जैसी शिकायत होती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इंडिया की हुकूमत दुनिया की बुलंद तरीन मैदान जंग सियाचिन के महाज पर हर रोज 6 करोड़ यानी हर साल 2190 करोड़ रुपए खर्च करती है। वहां इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने अपने तकरीबन 5000 फौजी तैनात कर रखे हैं। इंडिया अब तक फौजियों के लिए खुसूसी लिबास और कोपैमाई के सामान के लिए 7500 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। 1984 से लेकर अब तक तकरीबन 869 इंडियन फौजी सियाचिन में हलाक हो चुके हैं, जो कि कारगिल जंग में मारे जाने वाले फौजियों की तादाद से कहीं ज्यादा है। इनमें से 97% इंडियन फौजियों की मौत पाकिस्तान के साथ लड़ाई में नहीं बल्कि मौसमी हालात की वजह से हुई है।